कल्पना कीजिए, एक छात्र है जो अपनी पूरी जिंदगी डॉक्टर बनने का सपना देखता है। 10वीं में वो सोचिए 97% लाता है और फिर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट वो भी पास कर लेता है। सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन जब वो एडमिशन के लिए जाता है तो उसे दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। वजह उसकी काबिलियत या मेहनत नहीं, बल्कि उसके बोलने का तरीका है। तो आज हम इसी बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या किसी को सिर्फ एक शारीरिक सीमा के आधार पर शिक्षा से वंचित किया जा सकता है, भले ही उसमें सफल होने की पूरी बौद्धिक क्षमता हो? हम ओंकार रामचंद्र गौंड बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की गहराइयों में उतरेंगे, जो सिर्फ एक छात्र के बारे में नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम के सोचने के तरीके के बारे में है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ मामले के फैक्ट्स को जानना नहीं है, बल्कि उस लीगल रीजनिंग को समझना है जिसने एक बहुत ही कठोर और कह सकते हैं बेतुके नियम को बदल दिया। ये कहानी है कि कैसे अदालत ने एक छात्र के सम्मान और अवसर की समानता को सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि एक हकीकत बनाया। तो चलिए कानूनी दांवपेच में उतरने से पहले इस केस के पीछे जो इंसान है उसकी कहानी को समझते हैं। ये कहानी महाराष्ट्र के लातूर के एक बहुत ही मेधावी छात्र ओमकार रामचंद्र गोंड की है। जी। ओमकार की अकादमिक काबिलियत पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। उन्होंने 10वीं कक्षा में 97.2% अंक हासिल किए थे, लेकिन उन्हें जन्म से एक शारीरिक चुनौती थी, कटे हुए तालू के कारण बोलने और भाषा की विकलांगता। इसे मेडिकल भाषा में कुछ तकनीकी नाम दिया गया था, है ना? हाँ, इसे हाइपरनेसालिटी विद मिस आर्टिकुलेशन कहा जाता है। अच्छा, तो अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो इसका मतलब ये है कि उनके तालू में जन्म से एक समस्या थी, जिसकी वजह से उनके बोलने में शायद एक तरह की नाकी आवाज आती थी और कुछ शब्द साफ नहीं निकलते थे। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी आधार पर उन्होंने विकलांग व्यक्ति यानी PWD कोटि के तहत नीट UG 2024 के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत से परीक्षा पास भी कर ली। लेकिन कहानी में असल मोड़ तब आया जब वे अनिवार्य विकलांगता प्रमाणन के लिए गए। वहां केंद्र ने उनकी विकलांगता को 44% से 45% के बीच प्रमाणित किया। एक मिनट, तो उनके पास एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट था जिसमें उनकी विकलांगता 44-45% बताई गई थी। यहां तक तो सब ठीक लगता है, फिर समस्या कहां से शुरू हुई? समस्या उसी सर्टिफिकेट में लिखे नंबर से ही शुरू हुई। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC के नियमों के अनुसार यदि किसी की बोलने की विकलांगता 40% या उससे अधिक है तो वो मेडिकल कोर्स करने के योग्य ही नहीं माना जाएगा। बस नो क्वेश्चंस आस्क्ड। क्या मतलब एक तरफ सरकार विकलांगता के आधार पर आरक्षण दे रही है और दूसरी तरफ उसी सरकार की एक संस्था कह रही है कि अगर आपकी विकलांगता एक सीमा से ज्यादा है तो आप खेल से ही बाहर हैं। ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। यही इस केस का क्रक्स था। अचानक अपनी अच्छी रैंक और सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद ओंकार डॉक्टर बनने की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गए, सिर्फ एक नंबर की वजह से। ये सुनने में तो अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन क्या NMC के पास इस 40% वाले नियम के पीछे कोई तर्क था? हो सकता है उनका सोचना हो कि एक डॉक्टर को मरीजों से बहुत साफ साफ बात करनी पड़ती है और एक गंभीर बोलने की विकलांगता इसमें बाधा डाल सकती है। क्या इस पहलू पर कोई विचार किया गया? आपका सवाल बहुत वाजिब है और यही वो तर्क है जो ऐसी संस्थाएं अक्सर देती हैं। उनका मानना होता है कि वो प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि क्या ये नियम वाकई में स्टैंडर्ड्स बना रहा था या फिर बिना सोचे समझे लोगों को बाहर कर रहा था। ओमकार ने इसी नियम को चुनौती देने का फैसला किया और सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और वहाँ क्या हुआ? उन्होंने दलील दी कि वो पढ़ाई करने में पूरी तरह सक्षम है और उनकी बोली कोई बाधा नहीं बनेगी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है और एडमिशन की समय सीमा तेजी से निकल रही थी। उन्हें हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, मतलब केस के चलते रहने के दौरान उन्हें एडमिशन देने का आदेश नहीं मिला। समय हाथ से निकलता जा रहा था, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा, जाहिर है। 2024 को जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया। पहला, ओंकार के लिए एक सीट खाली रखी जाए ताकि अगर वो केस जीते तो उनका साल बर्बाद ना हो। एक सीट रखना तो ठीक है, ये एक तरह का सेफ्टी नेट हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ एक छात्र के लिए था। क्या अदालत ने उस मूल समस्या पर भी कोई कदम उठाया? मतलब ये कैसे तय होगा कि वो कोर्स करने लायक है भी या नहीं? बिल्कुल, और यहीं पर अदालत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अपने आदेश के दूसरे हिस्से में उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के एक विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड को ओंकार की जांच करने का निर्देश दिया
और यहाँ सवाल सिर्फ यह नहीं था कि ओंकार की विकलांगता का प्रतिशत क्या है, बल्कि यह था कि क्या यह विकलांगता वास्तव में उन्हें कोर्स पूरा करने और एक डॉक्टर के रूप में काम करने से रोकेगी। वाह! तो अदालत में एसेंशियली कहा, हमें आपके प्रतिशत वाले सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, आप हमें ये बताओ कि क्या ये छात्र असल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है? ये तो पूरी तरह से नियम की किताब को एक तरफ रखकर कॉमन सेंस इस्तेमाल करने जैसा है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक वैचारिक बदलाव था, नंबरों से हटकर असल क्षमता की ओर, और इस एक कदम ने इस केस की दिशा ही बदल दी। लेकिन ये समझने के लिए कि अदालत ऐसा क्यों कर पाई, हमें इसके पीछे के कानूनी ढांचे को समझना होगा। ठीक है, तो वो क्या कानूनी आधार थे जिसने अदालत को एक लिखे हुए नियम से आगे जाने की हिम्मत दी? इसमें मुख्य रूप से 3 कानूनी स्तंभ हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, जिसे हम RPWD एक्ट भी कहते हैं। ये कानून विकलांगता को एक कमी या दोष के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में देखता है। और ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात है या इसके कोई प्रैक्टिकल मायने भी है? इसके बहुत प्रैक्टिकल मायने हैं। इस कानून में 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, और दूसरा उचित समायोजन, जिसे रीजनेबल अकोमोडेशन कहते हैं। उचित समायोजन, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम को व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार ढलना होगा, न कि व्यक्ति को एक कठोर सिस्टम में फिट होने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर किसी को सफल होने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता, तकनीक या बदलाव की जरूरत है, तो उसे मुहैया कराना संस्थान की जिम्मेदारी है। तो ओंकार के मामले में उचित समायोजन का मतलब ये होता कि NMC को ये सोचना चाहिए था कि हम ओंकार को डॉक्टर बनने में कैसे मदद कर सकते हैं, बजाय ये कहने के कि तुम हमारे 40% वाले नियम में फिट नहीं होते, इसलिए बाहर जाओ। एग्जैक्टली। दूसरा कानूनी स्तंभ है हमारा भारतीय संविधान। इसका अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जिसका मतलब है कि कोई भी नियम मनमाना, अतार्किक या अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। और अनुच्छेद 41 राज्य को यह निर्देश देता है कि वो अपनी क्षमता के भीतर शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करे, खासकर विकलांग व्यक्तियों के लिए। और यहाँ ओंकार जो 97% लाया है और नीट पास कर चुका है, वो तो साफ तौर पर शिक्षा के अधिकार का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसे एक नियम के चलते रोका जा रहा था। बिल्कुल। और तीसरा बिंदु था खुद NMC का वो नियम, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस का परिशिष्ट H1, जिसमें ये 40% की सीमा तय की गई थी। तो अब आपके सामने तस्वीर साफ है। एक तरफ RPWD एक्ट और संविधान जैसे बड़े समावेशी कानून थे, और दूसरी तरफ NMC का एक छोटा बहिष्कृत करने वाला नियम। ये एक सीधी टक्कर थी। ये टकराव बहुत दिलचस्प है। एक तरफ एक समावेशी कानून है और दूसरी तरफ एक बहिष्कृत करने वाला नियम। अदालत ने सीधी टक्कर को कैसे सुलझाया? NMC के इस 40% वाले नियम में आखिर क्या कमी निकाली? अदालत ने इसे परत दर परत खोला। सबसे पहले अदालत ने इस नियम की बेतुकी बात पर प्रकाश डाला। NMC का नियम एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा कर रहा था। नियम के अनुसार 40% से कम विकलांगता वाला व्यक्ति कोर्स के लिए तो योग्य था, लेकिन PWD कोटे के लाभ के लिए नहीं, क्योंकि कोटे के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता चाहिए, और जिसकी विकलांगता 40% से ज्यादा थी, उसे कोर्स से ही बाहर कर दिया गया था। ये Catch-22 जैसी स्थिति थी। अदालत ने कहा कि ये कोटा जिनके लिए बनाया गया था, वही नियम उन्हें बाहर कर रहा था। तो अदालत ने इस वर्गीकरण को ही गलत ठहराया। हाँ, अदालत ने कहा कि ये एक अति व्यापक यानी ओवरब्रॉड वर्गीकरण है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक नियम है कि जिन लोगों को चश्मा लगा है वे पायलट नहीं बन सकते। ये नियम अति व्यापक है। हो सकता है किसी का नंबर बहुत मामूली हो और वो आसानी से देख सकता हो, और किसी को वाकई में देखने में दिक्कत हो। ये नियम दोनों को एक ही तराजू में तौल रहा है। NMC का नियम भी यही कर रहा था। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब नियम इतना भोथरा था कि वो बारीकियों को देख ही नहीं पा रहा था। वो हर उस व्यक्ति को बाहर कर रहा था जिसे बोलने में 40% से ज्यादा की विकलांगता थी, चाहे उसकी वास्तविक क्षमता कुछ भी हो। बिल्कुल, अदालत ने इसी को पकड़ा और फिर उन्होंने उचित समायोजन के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने विकास कुमार बनाम UPSC जैसे अपने ही पिछले ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति हमारे बनाए हुए सांचे में फिट बैठता है।
सवाल ये होना चाहिए कि हम इस व्यक्ति को शामिल करने के लिए अपने सांचे को कैसे बदल सकते हैं। और यहीं पर उस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट काम आई होगी। वही इस केस का टर्निंग पॉइंट थी। उस विशेषज्ञ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि 44% विकलांगता के बावजूद ओंकार की बोली उनकी पढ़ाई करने, मरीजों से बातचीत करने या एक सक्षम डॉक्टर के रूप में मेडिकल कोर्स पूरा करने में कोई बाधा नहीं बनेगी। एक मिनट, तो मतलब अदालत ये कह रही है कि आपका सर्टिफिकेट चाहे कुछ भी कहे, अगर एक एक्सपर्ट पैनल को लगता है कि आप काम कर सकते हैं तो वो नंबर बेमानी है। ये तो सिर्फ मेडिकल एडमिशन नहीं बल्कि हर तरह की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपने बिल्कुल सही समझा। अदालत ने इस कार्यात्मक क्षमता यानी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी को सर्टिफिकेट पर लिखे एक नंबर से कहीं ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हमें कानून का उद्देश्य देखना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके शब्द। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का उद्देश्य समावेशन है, बहिष्कार नहीं। एनएमसी का नियम उस कानून की आत्मा के खिलाफ जा रहा था। तो इन सभी मजबूत तर्कों के बाद अंतिम फैसला क्या हुआ और इससे भविष्य के लिए क्या रास्ते खुले? तो फाइनली कोर्ट ने ओंकार की अपील मान ली और उनके एडमिशन को कंफर्म कर दिया। ये ओंकार के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत जीत थी। लेकिन अदालत यहीं नहीं रुकी। उसने कुछ ऐसे अनिवार्य निर्देश जारी किए जिनका असर भविष्य के हजारों छात्रों पर पड़ेगा। वो क्या निर्देश थे? ये जानना बहुत जरूरी है। अदालत ने आदेश दिया कि अब से विकलांगता का आकलन करने वाले मेडिकल बोर्डों को सिर्फ 1% लिखकर किसी को अयोग्य घोषित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये दर्ज करना होगा कि क्या विकलांगता वास्तव में उम्मीदवार को कोर्स करने से रोकेगी, और अगर ऐसा है तो उसके लिए ठोस कारण भी बताने होंगे। सिर्फ एक नंबर लिखकर किसी का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। ये तो सिस्टम में जवाबदेही लाने जैसा है। और एनएमसी के लिए भी कोई निर्देश था? हाँ, एनएमसी को भी अपने नियमों को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के समावेशी सिद्धांतों के अनुरूप बदलने का निर्देश दिया गया, ताकि भविष्य में किसी और ओमकार को इस पूरी प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। सिस्टम को खुद को सुधारना होगा। मैंने सुना है कि अदालत ने अपने फैसले को और मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रसिद्ध हस्तियों का भी उल्लेख किया था। हाँ, और ये फैसले का एक बहुत ही प्रेरक और मानवीय हिस्सा था। अदालत ने सुधा चंद्रन का जिक्र किया, जिन्होंने एक कृत्रिम पैर के साथ नृत्य में महारत हासिल की। क्या बात है! यानी अदालत उदाहरण देकर कह रही थी कि अगर इच्छा शक्ति हो तो शारीरिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। ये तो फैसले को एक कानूनी दस्तावेज से कहीं ज्यादा बना देता है। बिल्कुल। और सिर्फ सुधा चंद्रन ही नहीं, उन्होंने अरुणिमा सिन्हा का भी जिक्र किया, जिन्होंने एक पैर गंवाने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और यहाँ तक कि महान संगीतकार बीथोवन का भी, जिन्होंने बधिर होते हुए भी अपनी सबसे अमर रचनाएं बनाई। संदेश बिल्कुल साफ था, विकलांगता अयोग्यता नहीं है, इरादा और क्षमता ज्यादा मायने रखती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ओमकार गौंड का मामला सिर्फ एक छात्र की व्यक्तिगत जीत नहीं है। ये सोच में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। संख्यात्मक लेबल से हटकर वास्तविक कार्यात्मक क्षमता की ओर देखने का बदलाव। आम लोगों और छात्रों के लिए इसका मतलब ये है कि कानून अब संस्थानों को किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का आकलन करने और उसे सफल होने के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, न कि केवल नियमों की आड़ में उन्हें बाहर करने के लिए। हाँ, और अगर किसी को सिर्फ 1% के आधार पर अवसर से वंचित किया जाता है तो अब उसके पास चुनौती देने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार है। और जो लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए इसका क्या महत्व है? उनके लिए ये फैसला कई सिद्धांत स्थापित करता है। पहला, लाभकारी कानूनों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या कैसे की जाए, यानी कानून की आत्मा को कैसे समझा जाए। दूसरा, संवैधानिक समानता के सिद्धांत को नियामक ढांचों पर कैसे लागू किया जाए। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बोझ संस्थान पर है कि वो साबित करे कि वो किसी को क्यों समायोजित नहीं कर सकता, न कि व्यक्ति पर कि वो सिस्टम में कैसे फिट होगा। ये सबूत के बोझ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। ओमकार अब डॉक्टर बनने की पढ़ाई करेंगे। शायद एक दिन वे उन्हीं मरीजों का इलाज करें जिन्हें बोलने में दिक्कत हो, और वे उन्हें उस सहानुभूति और समझ के साथ सुन पाएंगे जो शायद कोई और ना कर पाए। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून का असली काम बाधाओं को दूर करना है, नई बाधाएं बनाना नहीं। बिल्कुल। और ये फैसला हमारे लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। अगर एक मेडिकल बोर्ड को किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए संख्याओं और लेबल्स से परे देखने के लिए कहा जा सकता है, तो हमारे समाज में अन्य कौन सी प्रणालियां हैं
नौकरियों से लेकर पदोन्नति तक, प्रवेश परीक्षाओं से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक, जिन्हें इसी मानवीय और तार्किक सिद्धांत से लाभ हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।